जगविंदर, आपने बहुत अशांत क्षेत्रों में रिपोर्टिंग की है सालों में, पर ऐसा गुस्सा जो सड़कों पर आज फूटा वो देखा कभी कि युवा इतना गुस्सा भी सकता है? सारे प्रतीक जला डाले, लात घूसे गरियाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं बड़े बड़े मंत्री। आपने संदीप सिर्फ टीवी पर देखा, लेकिन आज जितने गुस्से में यहाँ लोग थे, ऐसे लग रहा था कि अगर कोई चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, अगर इनके हाथ पड़ जाए तो ये उसकी क्या हालत कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को देखकर मुझे ये लग रहा था कि ये गुस्सा 1, 2, 6 या साल या महीने का नहीं है, ये लंबे समय से चला आ रहा है। इन लोगों का गुस्सा क्या था? इनको लगता है कि इनके धंधे बढ़ रहे हैं, पॉलिटिशियनों की अमीरी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ का रोज जो नौजवान है वो 10,000 लोग यहाँ से पलायन कर रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, चीज़ें खरीदी नहीं जाती और इनकम का कोई साधन नहीं है। ऊपर से भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि तमाम 5 स्टार होटल जो है यहाँ के पॉलिटिशियंस के बन जाते हैं। तो इस गुस्से को आज जनता ने निकाला, लेकिन उस गुस्से में उन्होंने इतना कुछ जला दिया है, मुझे लग रहा है कि फिर से नेपाल को पैरों पर आने में 10-20 साल लग जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा, ज़्यादा टारगेट किनको किया गया? जो सत्ता के भागीदार रहे हैं। यहाँ जो लोग आज विद्रोह कर रहे थे, जो सरकार के खिलाफ थे, वो ये कह रहे थे कि भैया 20-25% वोट लेके चाहे किसी को भी वोट दो, किसी का भी संसद में आदमी पहुंचे, लेकिन केपी शर्मा ओली जो हैं वो किसी भी तरह से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जनता के वोट का मतलब क्या है? इनकी सांठगांठ के चक्कर में इन नेताओं के आपसी इतने ज़्यादा रिश्तेदारियां हो गई हैं कि वो तमाम चीज़ें चाह के भी जो हैं वो इनको हटा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में युवाओं ने ये मोर्चा संभाला था। जाहिर सी बात है कि इस गुस्से की वजह कोई 1, 2 या 3 दिन नहीं है, एक लंबा अरसा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जनता ने किया है, आप बांग्लादेश का पहले जिक्र कर रहे थे, श्रीलंका का जिक्र कर रहे थे, ये जिस तरह का प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, ये संकेत अच्छे नहीं है। मुझे ये लगता है कि जनता की तरफ जो भी नेता ध्यान नहीं देते और उन्हें लगता है कि सत्ता के नशे में आप अपने तरीके से काम करते रहिए, इनको दबा लेंगे, कुचल लेंगे। मुझे लगता है कि नेपाल ने एक ऐसी नज़ीर पेश कर दी है जहां पर लोग गरीबी से परेशान हैं, लेकिन जब उन्होंने सरकार का तख्ता पलट करना था तो वो सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में आ गए, मुझे लगता है कि नेताओं को छुपने की जगह कम पड़ने लगी थी। तो मतलब लोकतंत्र का मखौल नाकाबिले बर्दाश्त है, जनता ने ये साफ कह दिया। और इसमें जो चतुराई, बल्कि मैं कहूं चालाकी, जगविंदर, 4 सितंबर को सरकार ने करने की कोशिश की कि भाई सोशल मीडिया, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने बैन लगा दिया, क्योंकि उसी में ये सारी नेपो किड्स से लेकर सारी तमाम चीजें वायरल हो रही थी कि भाई ये नेताओं के बच्चे विदेश में क्या गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, कितने आलीशान मकानों में रहते हैं, कैसी कैसी महंगी गाड़ियां चला रहे हैं। वो बातें घर घर तक पहुंच रही थी। उन्हें रोकने की ये कोशिश ने दरअसल आग में ऐसा घी डाला, फिर वो बेकाबू हो गई। देखिए संदीप, इन्होंने भी, लोगों ने पूरी एक्सरसाइज करके रखी थी। इनको हर नेता की कहाँ प्रॉपर्टी है, कहाँ होटल है, कहाँ स्कूल है, कहाँ उसने जो है वो ऑटोमोबाइल की एजेंसी ले रखी है और उसके कहाँ कहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने इस करके चुन चुन कर उन चीज़ों को आग लगाई। मैं खुद हिल्टन होटल में रुका हुआ था, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला हूँ सुबह ब्रेकफास्ट करके 7 बजे, तो मैं सीधा पार्लियामेंट गया। लेकिन जब मैं वापस शाम होते होते होटल पहुँचा हूँ तो वो सारा होटल जो है, सारी की 14 मंजिलें जल रही थी। मेरा भी सारा सामान जल गया, हम लोग भी वहीं पे थे। हम लोग जो कपड़े डालकर आपके सामने हैं, हम इन्हीं कपड़ों में हैं अब, क्योंकि वो होटल पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर के बेटे के नाम पर था। तो उनके जितने स्कूल थे उसको भी टारगेट किया गया। इसी तरह से चुन चुन कर लोगों ने इनकी जो सारी अपनी कमाई बनाई हुई थी, जो इन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता में रहते हुए अपनी आलीशान बिल्डिंगें खड़ी की थी जिनसे करोड़ों रुपए का किराया आ रहा था और जनता 2 वक्त के लिए मोहताज हो रही थी, उन सब बिल्डिंगों को इन्होंने निशाना बनाया। हिल्टन होटल धू कर जला, आज नीचे से ऊपर तक आग की लपटें निकल रही थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने भी चुन चुन के बदला लिया आज पब्लिक ने। मतलब जिस डीएसपी ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जगविंदर, 2 दर्जन से ज्यादा जो युवा मारे गए, 200 से ज्यादा जख्मी भी हैं, उसको पीट पीट कर मार डाला। तो क्या सत्ता का खौफ बिल्कुल ही खत्म हो गया? जैसे सत्ता निरंकुश हुई थी, आज युवा निरंकुश होते दिखे। और क्या आपको लगता है अब शाम होते होते अंतरिम सरकार, अंतरिम व्यवस्था बनाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या
वो कामयाब होगी? बालेन शाह कह रहे हैं युवाओं से कि बस थोड़ा संयम बरतो। संयम बरतने के लिए तैयार हैं क्या युवा? देखिए, युवा संयम बरतेंगे, लेकिन वो सुनते बालिन शाह की ही हैं, क्योंकि बालिन शाह जब जिस तरह से बिहेव करते हैं उनको लगता है कि बालिन शाह शायद उनके हक की बात करते हैं। काठमांडू के मेयर हैं अभी, और उनको लगता है कि शायद वो युवाओं के भविष्य के बारे में सोचते हैं। दूसरी बात, आज पुलिस और आर्मी की हालत ये थी कि लोग मेरी नज़रों के सामने इतनी बुरी तरह से पथराव उन पर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक डंडा तक नहीं चलाया। केवल आंसू गैस छोड़ी गई पुलिस की तरफ से। आर्मी के साथ जो कुछ हुआ संसद भवन में प्रवेश करने के बाद, पब्लिक ने उनको दौड़ा दौड़ा कर उनकी गाड़ियों में बिठाया और इतनी हाथापाई उनसे की। बेशक उनको रोका जा रहा था, लेकिन बावजूद उसके उग्र भीड़, या मैं ये कहूंगा जो प्रदर्शन करने वाले थे, वो सब्र नहीं ले रहे थे, और उन्होंने पुलिस और सेना के साथ वही सब कुछ किया जो पिछले कई दिनों से उनके साथ हो रहा था। आनंद स्वरूप वर्मा साहब, पहले श्रीलंका 2022 में, पिछले साल बांग्लादेश और इस साल नेपाल, ये इस तरह से विद्रोह का बिगुल सड़कों पर फूंका जाना कैसे देखते हैं आप? ये क्या संकेत मिल रहे हैं? अभी आपके संवाददाता जगविंदर जी ने जो बताया, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि ये कई दशकों से जो गुस्सा पनप रहा था नेपाल की जनता के अंदर, उसको उसके विस्फोट के लिए एक बहाना बन गया ये। जैसे संदीप जी, आप याद करिए कि 1980 में एक घटना हुई थी। भुट्टो को जब फांसी दी गई थी, जुल्फिकार अली भुट्टो को, तो उस फांसी के विरोध में नेपाल की जनता सड़क पर उतर आई। अब आप सोचिए कि कहाँ भुट्टो और कहाँ नेपाल, और कोई संबंध भी नहीं, कोई पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र भी नहीं था। उस फांसी के विरोध में जनता उतर आई और उसको राजा बीरेंद्र, उस समय राजा बीरेंद्र सत्ता में थे, राजा बीरेंद्र के अंदर जियाउल हक जैसा कोई तानाशाह दिखाई देने लगा। तो वह आंदोलन जो शुरू हुआ वो देशव्यापी आंदोलन, बहुत स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन की परिणति जो हुई, आंदोलन के 8वें 10वें दिन से एक 25 सूत्री मांग छात्रों ने तैयार की थी, जिसमें प्रमुख मांग ये थी कि हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, जनतंत्र चाहिए, बहुदलीय जनवादी व्यवस्था चाहिए। और राजा को झुकना पड़ा और फिर रेफरेंडम कराया। वो 1980 का रेफरेंडम बहुत मशहूर है, जनमत संग्रह। उस जनमत संग्रह में धांधली की वजह से भले ही राजा के पक्ष में वो चला गया, लेकिन वो जनमत संग्रह हुआ। तो नेपाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां स्वतः स्फूर्तता का एक नहीं, अगर हम 2018 2008 की बात करें आनंद जी, तो तब फिर से एक बार लोकतंत्र बहाल हुआ, एक बार 90 में हुआ था। पिछले 17 साल में 13 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं जी। तो क्या यहाँ पर इस विद्रोह के बाद कुछ शांति आएगी या अस्थिरता का आलम अभी बना रहने वाला है? नहीं, अभी तो अस्थिरता का आलम बना रहेगा, क्योंकि ये जो आंदोलनकारी हैं इनकी कोई दिशा नहीं है। इसमें कल तक मैं समझता था कि यह स्वतः स्फूर्त है, दोपहर 2 बजे तक मैं समझ रहा था कि यह स्वतः स्फूर्त है, लेकिन जब ब्रेकिंग न्यूज आया कि आर्मी चीफ ने केपी ओली को कहा है इस्तीफा देने के लिए, तब मुझे लगा कि यह काफ़ी गंभीर मामला है। कोई आर्मी चीफ नेपाल में आज तक किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की बात नहीं कर सकता। रुकमंगत कटवाल ने जरूर उनको कुछ आदेश दिए थे, प्रचंड को जो प्रधानमंत्री थे, जिस पर उन्होंने कटवाल को बर्खास्त कर दिया। तो यह एक बहुत बड़ी घटना थी कि आर्मी चीफ का ओली से कहना कि आप इस्तीफा दे दीजिए, चाहे वो निर्देश हो या आदेश हो, जो भी हो। सरकारों के लिए ये सिर्फ नेपाल तक महदूद नहीं है आनंद जी, क्या सरकारों के लिए, मैंने इसलिए आंकड़ा दिया, एक साल में 147 से ज्यादा देशों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। ये सरकारों के लिए खतरे की घंटी बजाई है नेपाल ने पूरी दुनिया भर में। निश्चित तौर पर ये आप देखिए, पैटर्न लगभग एक जैसा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।